स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ये फंजाई का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने फंजाई का एक पार्ट और बना दिया है और वो जनरल फीचर्स के ऊपर बेस्ड था। देखिए, जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई की, तो फंजाई के अंदर 3 तरीके के रिप्रोडक्शन मोड्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन। दूसरा जो है वो अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। सबसे पहले देखिए कायिक जनन। ये जो कायिक जनन है वो मुख्यतः 3 विधियों के द्वारा होता है। जैसे कि सबसे पहली विधि है फ्रेगमेंटेशन। देखिए, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? खंडन, किसी चीज का टुकड़ों में टूट जाना। तो यहां पर जो हाइफी होता है, फंगल का जो शरीर होता है वो क्या कहलाता है? हाइफी। तो हाइफी जो होता है वो अनेक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा जो है वो एक नए पादप में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को, कायिक जनन की इस प्रक्रिया को हम खंडन कहते हैं। और ये जो खंडन है, फ्रेगमेंटेशन है, वो कौन कौन से कवकों में पाया जाता है? तो विशेष तौर से राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस, ऑल्टरनेरिया, इन सभी के अंदर खंडन नामक कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है। अब दूसरा जो है वो कौन सा है? फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है? विखंडन। राइट। विखंडन में क्या होता है कि यहां पर जो मेच्योर सेल जो होती है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा, माइटोटिकली मतलब समसूत्री विभाजन के द्वारा, 2 संतति कोशिकाओं में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। और इन कोशिकाओं के द्वारा 2 नए इंडिविजुअल्स का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ये जो है वो क्या चीज है? फिशन यानी कि विखंडन। और विखंडन जो है वो किस में पाया जाता है? यीस्ट में पाया जाता है, जिसको कि हम सेकेरोमाइसिस सर्विसी के नाम से जानते हैं। अब तीसरी विधि जो है बहुत कॉमन सी विधि है कायिक जनन की, जो कि कवकों के अंदर पाई जाती है, और वो है मुकुलन। राइट, या जिसको कि हम क्या कह देते हैं? बडिंग कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि छोटी अतिवृद्धियां बन जाती है कुछ कवकों में। शरीर के ऊपर, पेरेंट सेल के ऊपर छोटी अतिवृद्धियां बन जाती है। सम स्मॉल आउटग्रोथ्स आर फॉर्म्ड, और इन अतिवृद्धियों को हम क्या कह देते हैं? बड्स कह देते हैं। और ये जो बड्स जैसे ही बनती है, तो देखिए जैसे कि ये पेरेंट सेल है, तो पेरेंट सेल के ऊपर एक अतिवृद्धि बन गई, इसको हमने क्या कहा? बड कहा। एवं ये पेरेंट न्यूक्लियस के डिवीजन से डॉटर न्यूक्लियस प्राप्त करती है। तो ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है माइटोसिस के द्वारा। तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो एक न्यूक्लियस चले जाएगा बड के अंदर और एक न्यूक्लियस यहां पर ही रहेगा। ओके। और कुछ समय के बाद में ये जो बड है, जिसको कि हम कलिका कह रहे हैं, वो यहां से क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी, यहां से बिल्कुल पेरेंट सेल से अलग हो जाएगी और एक नए जीव का निर्माण कर देगी। और आपको मालूम होना चाहिए ये जो चित्र है वो किसको दर्शा रहे हैं? ये यीस्ट के अंदर बडिंग को दर्शा रहे हैं। तो सबसे कॉमन जो बडिंग है, राइट, वो किस में पाई जा रही है? यीस्ट में। ओके। तो ये जो थे वो कायिक जनन की 3 विधियां थी। फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन, फिशन यानी कि विखंडन, और तीसरा जो था वो बडिंग यानी कि मुकुलन। अब आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। ये जो अलैंगिक जनन होता है कवकों के अंदर, वो विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर्स। ओके। और याद रखना, स्पोर्स का जो निर्माण होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, यानी कि माइटोसिस के द्वारा होता है। ओके। नाउ ये जो स्पोर्स है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। राइट। जैसे कि सबसे पहला जो कैटेगरी का जो स्पोर है उनको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। व्हाट वी कॉल स्पोरेंजियोस्पोर्स। और जैसे कि नाम शो कर रहा है, स्पोरेंजियोस्पोर्स का निर्माण स्पोरेंजियम में होता है। ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर्स का निर्माण किस में होता है? स्पोरेंजियम में होता है। अब क्या होता है? वह फंगल फिलामेंट, याद रखना, वह कवक तंतु, फंगल फिलामेंट मतलब कवक तंतु, वह कवक तंतु जिस पर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। वापस से मैं बता दूं, वह कवक तंतु जिसके ऊपर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है उसको हम क्या कह देते हैं? स्पोरेंजियोफोर कह देते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये कवक तंतु है, ये कवक तंतु है, और इस कवक तंतु के ऊपर क्या बन रहे हैं? राइट, यहां पर देखो स्पोरेंजियम है ऊपर। तो वह कवक तंतु जिस पर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है उस कवक तंतु को हम क्या कहते हैं? उसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये स्पोरेंजियोफोर हो गया। ठीक है। और हमेशा याद रखो
कि स्पोरेंजियम जो होती है वो स्पोरेंजियोफोर के टिप के ऊपर, शीर्ष के ऊपर पाई जाती है। और इस स्पोरेंजियम के अंदर खूब सारे क्या भरे हुए हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स भरे हुए हैं। ठीक है, अब जब स्पोरेंजियोफोर के ऊपर जो स्पोरेंजियम है, जब वो स्पोरेंजियम रप्चर होगी, बर्स्ट होगी, तो नेचुरल है कि उसके बर्स्ट होने से क्या बाहर निकलेंगे, स्पोर्स बाहर निकलेंगे। तो ये देखो, ये स्पोरेंजियम बर्स्ट हुई, रप्चर हुई और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बाहर आ गए। अब ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। ये देखो, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स का अंकुरन हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है। और जब जर्मिनेशन होगा तो नए फंगल फिलामेंट्स का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और आप जानते हो कि कई सारे फंगल फिलामेंट्स यानी कि हाइफी जुड़कर और क्या बनाते हैं, माइसिलियम बनाते हैं। तो ये देख लो, ये माइसिलियम बन गया। और स्पोरेंजियोस्पोर्स का निर्माण जो होता है वो एंडोजीनियसली होता है। एंडोजीनियसली का मतलब होता है अंतर्जात, यानी कि स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है वो किसके अंदर बन रहे हैं, स्पोरेंजियम के भीतर बन रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार के निर्माण को हम क्या कहते हैं, एंडोजीनियस निर्माण कहते हैं। ओके, तो ये जो है वो तो क्या है, टाइप ऑफ स्पोर्स में सबसे पहला टाइप है वो कौन सा, स्पोरेंजियोस्पोर्स है। और ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो अब अपने देखते हैं कि स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है उसके दो प्रकार कौन कौन से हैं। अब देखिए, ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है जूस्पोर और एक का नाम है एप्लेनोस्पोर। आप यूं भी कह सकते हो कि ये चल बीजाणु है और ये क्या है, अचल बीजाणु है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जितने भी स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, एंडोजीनियस होता है, यानी कि स्पोरेंजियम के अंदर होता है, बीजाणुधानी के अंदर होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चल बीजाणु जो है वो क्या है, तो जब स्पोरेंजियम यानी कि बीजाणुधानी में बनने वाले जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं वो फ्लैजिलेटेड और मोटाइल हो तो उन्हें क्या कह देते हैं, जूस्पोर्स कह देते हैं। आर यू गेटिंग क्या कहा मैंने, ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं वो जब स्पोरेंजियम में बनते हैं तो उनके ऊपर यदि फ्लैजिला हो और वो मोटाइल हो तो उनको हम क्या कह देते हैं, जूस्पोर या चल बीजाणु कह देते हैं। तभी तो उसका नाम दिया गया चल बीजाणु, क्योंकि उनके ऊपर क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं और फ्लैजिला के कारण वो मोटिलिटी शो करते हैं। अच्छा, याद रखना, इस अवस्था में स्पोरेंजियम को क्या कहेंगे, जूस्पोरेंजियम। मतलब ऐसी बीजाणुधानी जिसमें कि चल बीजाणु बनते हैं उसे जूस्पोरेंजियम कहते हैं। यानी कि मैं कहना चाहता हूं जूस्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर बनेंगे, चल बीजाणुधानी के अंदर चल बीजाणु बनेंगे। और ये जो चल बीजाणु है वो आमतौर पे किस में पाए जाते हैं, जैसे पाइथियम नामक कवक में और सेप्रोलेग्निया नामक कवक के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो दूसरे प्रकार के जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं उनका नाम एप्लेनोस्पोर है। वास्तव में ये जो एप्लेनोस्पोर है वो अचल बीजाणु है। तो जब स्पोरेंजियम में बनने वाले, जब स्पोरेंजियम यानी कि बीजाणुधानी में बनने वाले जो स्पोर्स है, स्पोरेंजियोफोर्स हैं, वो नॉन फ्लैजिलेटेड व नॉन मोटाइल हो, मतलब कशाप युक्त ना हो, तो वो कैसे हो जाएंगे, अगतिशील हो जाएंगे। तो ऐसे बीजाणुओं को एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं, ये अचल होते हैं। ये जो एप्लेनोस्पोर्स हैं वो राइजोपस और म्यूकर नामक कवकों के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर। अब ये तो स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है उनके दो प्रकार हो गए, यानी कि अलैंगिक जनन जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा हो रहा था, स्पोर्स के द्वारा। तो जो स्पोर्स थे उसके अंदर हमने किसको पढ़ा, स्पोरेंजियोस्पोर्स को पढ़ा। अब दूसरे प्रकार के स्पोर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे कि अलैंगिक जनन होता है कवकों के अंदर, और वो है कोनिडिया। देखिए, अभी तक जो आप स्पोरेंजियोस्पोर्स पढ़ रहे थे वो जो थे उनका जो निर्माण हो रहा था वो एंडोजीनियस हो रहा था, और इनका निर्माण जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एक्सोजीनियस हो रहा है। एक्सोजीनियस का मतलब है कि इनका निर्माण ऐसे बीजाणुधानी के अंदर नहीं होता है, इनका निर्माण जो होता है वो कहां पर होता है, बाहर होता है। ठीक है, तो इनका निर्माण एक्सोजीनियस होता है। और कोनिडिया जिसके ऊपर बनते हैं, कोनिडिया जिसके ऊपर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं। या मैं कह सकता हूं कि कोनिडियोफोर के टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, कोनिडिया। और याद रखना, कोनिडिया भी नॉन मोटाइल होते हैं और ये ज्यादातर केसेस के अंदर चेन्स के रूप में लगे रहते हैं। ये देखो, ये कोनिडिया की पूरी क्या है, चेन से। तो ये जो कोनिडिया है, अब आप देख सकते हो जब ये कोनिडिया यहां से अलग होंगे, जब ये कोनिडिया यहां से अलग होंगे तो आगे चलकर ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। और जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाएंगे, माइसीलियम। राइट, माइसीलियम क्या होता है, कवक तंतुओं का जाल होता है। और ये माइसीलियम फिर से क्या बना देगा, इसके ऊपर कोनिडियोफोर्स बनेंगे और कोनिडियोफोर्स के ऊपर क्या बन जाएंगे, कोनिडिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अलैंगिक जनन जो है
वो दो प्रकार के स्पोर्ट से हो रहा है मुख्यतः। एक तो हो रहा है स्पोरेंजियोस्पोर से, जो दो प्रकार के थे, जूस्पोर और ओएप्लेनोस्पोर, और दूसरा कौन सा है, कोनिडिया। अब जो तीसरे प्रकार की जनन की विधि है, देखिए दो डिस्कस कर ली हम लोगों ने, कायिक जनन और अलैंगिक जनन। अब इसके बाद में जो ये लैंगिक जनन है, ये सारे कवकों में होता है, सारे कवकों के समूह में होता है, एक को छोड़कर। एक क्लास है, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे। फंजाई की एक क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है उसके अंदर कभी भी लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, बाकी सबके अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। तभी तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं, फंजाई इनपरफेक्टाई। ओके, अच्छा याद रखो, वह संरचना जिसमें गैमेट्स का निर्माण होता है, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अभी गैमेट्स बनेंगे, तो वह संरचनाएं जिसमें गैमेट्स का निर्माण होता है, उन संरचनाओं को हम क्या कहेंगे, गैमेटेंजिया। याद रखना, जिन संरचनाओं के अंदर गैमेट्स का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कह देते हैं, गैमेटेंजिया के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, याद रखना, कवकों में जो लैंगिक जनन होता है कभी भी वो कितने चरणों में संपन्न होता है, 3 चरणों में संपन्न होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी। याद रखना, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, और तीसरा कौन सा है, मियोसिस। वापस से बोल रहा हूं कि कवकों के अंदर लैंगिक जनन 3 चरणों में संपन्न होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। अब प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, तो प्लाज्मोगेमी के अंदर हमेशा याद रखना, ये जो दो सेल्स है, दो सेल्स आपस में फ्यूज होती है, सेल्स फ्यूज होती है, लेकिन उनके केंद्रक आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, जिसके कारण एक सिंगल सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, 2 न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, और इसीलिए उस सेल को हम क्या कहेंगे, डाइकैरियोन कहेंगे। जैसे कि ये दो सेल्स है, राइट, इनके अंदर ये 2 न्यूक्लियाई है, लेकिन सेल्स तो फ्यूज हो गई, ये देखो ये 2 सेल्स फ्यूज होकर एक सेल बन गई, लेकिन इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, तो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए तो इसे क्या कहेंगे, डाइकैरियोन कहेंगे। ठीक है, अब कैरियोगेमी, जैसे कि नाम शो कर रहा है, कैरियोगेमी, कैरियोगेमी में जो न्यूक्लियाई है इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो अब न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई है, या जो डाइकैरियोन है वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज हो जाएंगे तो अब क्या बनेगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। पहले डाइकैरियोन बना था, अब क्या बनेगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। और ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है इसको हम क्या कहते हैं, सिनकैरियोन, यानी कि न्यूक्लियस का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, सिनकैरियोन। तो देखिए मैच कीजिए, ये 2 सेल्स थी, इन 2 सेल्स के फ्यूजन से एक सेल बनी, केंद्रक का फ्यूजन नहीं हुआ तो इसको डाइकैरियोन कहा। अब ये जो डाइकैरियोन है इसके अंदर जो दोनों न्यूक्लियस है, डाइकैरियोन के अंदर जो दोनों न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर? उसको मैं क्या कहूंगा, सिनकैरियोन। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, सिन मतलब फ्यूजन, यानी कि न्यूक्लियस का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। अब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया तो ये 2n स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या होगा, मियोसिस होगा। अब इस डिप्लॉइड सेल के अंदर अब क्या होगा, मियोसिस होगा। नेचुरली कि मियोसिस से 4 सेल्स बनेगी और चारों की चारों कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, तो n n n और n, राइट, तो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए। बस अब ये जो है वो वापस से आगे चलकर क्या बनाएंगे, डाइकैरियोन वगैरह बनाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कवकों में लैंगिक जनन जो है वो 3 चरणों में संपन्न होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कवकों के अंदर लैंगिक जनन जो है वो किस तरीके से होता है, उसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं अभी। अब देखिए, जो फंजाई है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होता है। सबसे पहला गैमेटेंशियल कांटेक्ट, दूसरा है गैमेटेंशियल कॉपुलेशन और तीसरा है सोमेटोगेमी। अब देखिए गैमेटेंशियल कांटेक्ट क्या है, यहां पर जो ये माइसीलियम होता है उस माइसीलियम किसका बना होता है, खूब सारे हाइफी का। तो एक ही माइसीलियम के 2 डिफरेंट हाइफीज, ध्यान से सुनना, एक ही माइसीलियम के 2 डिफरेंट फंगल हाइफीज जो होते हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, और यहां पर एक माइसीलियम के ऊपर डेवलप जो फंगल हाइफी है, राइट, और जो दूसरा फंगल हाइफी है, एक के ऊपर क्या डेवलप होते हैं, एंथ्रीडियम, और दूसरे के ऊपर क्या डेवलप होते हैं, ऊगोनियम। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो नेचुरल है कि इस एंथ्रीडियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल न्यूक्लियस, और ऊगोनियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, फीमेल न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, इनकी प्लॉइडी कैसी होती है, एन, और इसकी भी प्लॉइडी लेवल क्या होती है, एन। अभी क्या होता है, जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, एंथीडियम और ऊगोनियम, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों पास में आएंगे, ये देखिए दोनों पास में आ गए, तो एंथीडियम और ऊगोनियम के बीच में एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, निषेचन नलिका बनती है, और इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के बन जाने के कारण एंथीडियम का जो न्यूक्लियस होता है वो शिफ्ट होकर और कहां पर चले जाता है, दैट इज ऊगोनियम के अंदर। ठीक है,
और जब ये एंथीरियम का न्यूक्लियस ओगोनियम के अंदर चले जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होगी। और पहले प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी के अंदर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। और तो प्लाज्मोगेमी में तो क्या हुआ, केवल इनका क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, दो सेल्स का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, एंथीरियम और ओगोनियम का फ्यूजन हुआ। लेकिन जब कैरियोगेमी हुई तो कैरियोगेमी के अंदर एंथीरियम और ओगोनियम दोनों के न्यूक्लियस क्या हो गए, फ्यूज हो गए, फ्यूज हो गए। और अंत में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के हो जाने के कारण क्या बन गया, एक डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। ये जो डिप्लॉइड जाइगोट बना है, इस डिप्लॉइड जाइगोट को, ये देखो इन दोनों के फ्यूजन से, राइट, अब क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। ये जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है उसको हम लोग ऊसफोर भी कहते हैं। तो ये क्या कह दिया हमने, इसको ऊसफोर कह दिया। अब ऊसफोर जो होता है उसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो क्या बन जाएंगे, माइसीलियम। तो आप देख सकते हो कि तीनों की तीनों जो चीजें हैं, प्लाज्मोगेमी भी यहां पर देखने को मिल रही है, कैरियोगेमी भी देखने को मिल रही है, और मियोसिस भी देखने को मिल रहा है, राइट। और इस प्रकार का जो गेमेटिंजियल कांटेक्ट जो होता है, राइट, इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसमें पाया जाता है, तो एल्ब्यूबो नामक कवक में, एस्परजिलस के अंदर और पाइथियम के अंदर, ठीक है। अब ये तो था गेमेटिंजियल कांटेक्ट, लेकिन गेमेटिंजियल कॉपुलेशन और इसमें क्या फर्क है, तो यहां पर देखिए एक ही माइसीलियम के दो डिफरेंट हाइफीज जो हैं उनके ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर गेमेटिंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है, गेमेटिंजियल कॉपुलेशन के अंदर गेमेटेंजिया आर फाउंड ऑन टू डिफरेंट माइसीलियम। यहां पर माइसीलियम क्या है, एक है, उसके ऊपर जो दो अलग अलग हाइफे के ऊपर बन रहे हैं ऑर्गन्स। यहां पर गेमेटेंजिया आर फाउंड ऑन टू डिफरेंट माइसीलियम, दो अलग अलग माइसीलियम के ऊपर गेमेटेंजिया बनेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक माइसीलियम है और ये दूसरा माइसीलियम है। अब सबसे पहले जो है हाइफा का भाग क्या हो जाता है, फूल जाता है। सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक माइसीलियम है और ये दूसरा माइसीलियम है, ये उसका हाइफी है और ये उसका हाइफी है। तो सबसे पहले हाइफी जो होता है उसका एक भाग क्या हो जाता है, फूल जाता है, और फूल कर क्या बनाता है, प्रोगेमेटेंजिया बनाता है। तो मानो कि ये हाइफी है और इसका ये भाग फूल गया तो इसको हमने क्या कह दिया, प्रोगेमेटेंजिया। और ये हाइफी, इसका भी भाग फूल गया तो इसको हमने क्या कह दिया, प्रोगेमेटेंजिया कह दिया, ठीक है। अब ये जो गेमेटेंजिया है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, फ्यूज। ये देखो आप, ये देख रहे हो गेमेटेंजिया क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। और जब गेमेटेंजिया फ्यूज हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, गेमेटेंजिया के फ्यूज होने से, गेमेटेंजिया के फ्यूज होने से, देखो गेमेटेंजिया फ्यूज हो रहे हैं और अल्टीमेटली प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के फलस्वरूप क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ये जाइगोट बन गया। और जाइगोट को हम जाइगोस्पोर भी कहते हैं, जाइगोट को क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर भी कहते हैं। और अब इस जाइगोस्पोर के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो नेचुरली कि अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं जब जर्मिनेट होंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, माइसीलियम बन जाएगा। तो इस प्रकार का जो गेमेटेंजियल कॉपुलेशन जो है, राइट, जो कि एक लैंगिक जनन की विधि है, वो म्यूकर और राइजोपस में पाई जाती है। इट इज फाउंड इन म्यूकर एंड राइजोपस। और एक तीसरी विधि और है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फंजाई में, जिसको क्या बोलते हैं, सोमेटोगेमी। जैसे कि नाम शो कर रहा है सोमेटोगेमी, इसका मतलब यहां पर सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होगा। देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, यहां पर सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। और यहां पर क्या होगा, दो माइसीलियम एक दूसरे के कहां पर आएंगे, पास में आएंगे। यहां कोई ऐसे सेक्स ऑर्गन नहीं बन रहे हैं, यहां पर दो माइसीलियम एक दूसरे के कहां पर आएंगे, करीब आएंगे। और दो माइसीलियम की जो सेल्स है वो आपस में क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। तो कहीं कोई गेमेटेंजिया वगैरह यहां पर नहीं बने। एग्जाम्पल क्या है, मोर्चेला और एगेरिकस, मोर्चेला एंड एगेरिकस। तो ये जो तीन मेथड्स थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, राइट, वो हमने डिस्कस किए, गेमेटेंजियल कांटेक्ट, गेमेटेंजियल कॉपुलेशन और सोमेटोगेमी। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा आज का वीडियो था, इसके अंदर हमने फंगई का जो रिप्रोडक्शन पार्ट है उसको डिस्कस किया। मैं फंजाई का एक और पार्ट लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम लोग फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है, वेरियस क्लासेस है, उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट। आज जो मैंने पढ़ाया है ये तीनों उसकी स्लाइड्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को लेटर ऑन पढ़ने में आसानी हो सके।